जी अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे सैम्पल कोफिशिएंट कोरिलेशन आर। उसका हमने फार्मूला पढ़ा था। उसको निकालते कैसे हैं, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसकी हमने 4-5 टाइप्स पढ़ी थी कि नल कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसके हमने फार्मूले पढ़े थे। आपने सिर्फ इतना ही याद करना है कि कोरिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसका फार्मूला। और कोई एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे के कि आप आर निकाल लें, आर निकाल के दें, तो आपने आर की वैल्यूज़, आर का फार्मूला पुट करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप, जैसे पीछे हमने एग्जांपल की थी, तो उस तरह का कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। उससे ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई नहीं है सीन। आज हम पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज 14.2। सबसे पहली है कि फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको डेफिनेशंस पीछे से नहीं सही तरह समझ आती, अगर आप ये एक्सरसाइज को ही अच्छी तरह देख लेते हैं तो ये प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं सारी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो यही आपके प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द खाली जगह इज़ अ रिलेशनशिप दैट डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल। अब ये रिग्रेशन की पूरी डेफिनेशन है। ठीक है, कि द रिग्रेशन इज़ अ रिलेशनशिप। रिग्रेशन वो रिलेशनशिप है जो हमें बताता है कि हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या के नॉन रैंडम वेरिएबल। तो ये रिग्रेशन आएगा इसमें। रिग्रेशन की पूरी डेफिनेशन है ये। द वेरिएबल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन इज़ कॉल्ड रिग्रेसर। देखें, जो बेसिस फॉर्म करता है, जो बेसिस बनाता है एस्टिमेशन की, वो रिग्रेसर होता है। उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, उसको नॉन रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ रिग्रेसर भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ सकता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी आ सकता है और नॉन रैंडम वेरिएबल भी आ सकता है। अगला पॉइंट है, द वेरिएबल whose resulting value depends upon the selected value of the independent variable is called regressand। यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन है पूरी, कि वो वेरिएबल जिसकी रिजल्टिंग वैल्यू डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इज़ कॉल्ड रिग्रेसेंड। इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है, द स्कैटर डायग्राम इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ वैल्यूज़। स्कैटर डायग्राम की ये पूरी डेफिनेशन है कि स्कैटर डायग्राम वो पॉइंट्स रेक्टेंगुलर्स में दिए जाते हैं जिसमें हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो उनके पेयर्स बना के एक्स के साथ वाई की पहली वैल्यू और एक्स टू के साथ वाई की दूसरी वैल्यू, इस तरह पेयर बना के हम उनको डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो ये स्कैटर डायग्राम की पूरी डेफिनेशन है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज यूज फॉर फाइंडिंग द ए बी ऑफ द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। देखिए, मैंने आपको बताया कि अल्फा और बीटा जो है वो दोनों पैरामीटर्स हैं, इनको हम फाइंड आउट नहीं करते। स्टैट में हमने सबसे पहले बात ही ये पढ़ी थी कि हमने पैरामीटर्स फाइंड आउट नहीं करने, हमने पैरामीटर्स के एस्टिमेटर फाइंड करने हैं, उनके एस्टिमेट फाइंड करने हैं। तो अल्फ़ा का एस्टिमेट ए है और बीटा का एस्टिमेट बी है, जो कि हम रिग्रेशन लाइन में फाइंड आउट करते हैं। तो ये एस्टिमेट हैं। ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल इसकेयर वो तरीका है, वो फार्मूला है जिसमें हम अल्फ़ा और बीटा दो पैरामीटर्स हैं रिग्रेशन लाइन के, उनके हम एस्टिमेट्स फाइंड करते हैं जो कि ए और बी होते हैं। छठा पॉइंट, द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार। ये प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ी थी रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टी कि एस्टिमेटेड लाइन जो वाई हैट होती है रिग्रेशन मॉडल की, वो हमेशा मीन दो वेरिएबल्स के मीन्स में से गुजरती है, एक्स बार और वाई बार। तो अगला है आपका जी दूसरा क्वेश्चन, मार्क्स द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स टू पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों भला? क्योंकि रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जो पैरामीटर्स होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा नहीं, अल्फ़ा और बीटा वो पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ये गलत इसलिए है, रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स टू पैरामीटर अल्फ़ा बीटा। तो ये तीन भी तो हो सकते हैं ना, अगर आपके पास कोई दूसरी लाइन है तो उसमें आपके पास तीन भी हो सकते हैं। एक्चुअली इसमें एक म्यू भी होता है, तो ये दो नहीं है। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स 4 पैरामीटर्स। अब ये बात सही है कि अल्फ़ा बीटा म्यू और सिग्मा स्केयर, अल्फ़ा और बीटा जो है वो कोफिशिएंट्स हैं,
अल्फ़ा के लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं, बीटा के लिए बी, और म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये बात सही है, 2 गलत है, 4 वाली बात ठीक है। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज़ सिंपल इन दैट देयर इज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बिल्कुल सही बात है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को सिंपल इसलिए कहा जाता है कि उसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो फिर ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल नहीं होगा। द पैरामीटर, अगला चौथा पॉइंट है, द पैरामीटर अल्फा इज़ कॉल्ड द स्लोप एंड पैरामीटर बीटा इज़ इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ये गलत लिखा हुआ है, ये उलट लिखा हुआ है। जो अल्फ़ा होता है वो इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन होता है, और जो बीटा होता है वो स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन होता है। ये उलट लिखा लो, इसलिए ये गलत है, ठीक है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ नोटेड बाई अल्फ़ा, ये गलत है। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है उसको अल्फ़ा से डिनोट नहीं किया जाता, बल्कि वो अल्फ़ा और बीटा 2 होते हैं। द पैरामीटर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो अल्फ़ा होता है वो वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन होता है, और जो बीटा होता है वो स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन होता है। 7वां पॉइंट, इन अ रिग्रेशन एनालिसिस द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑलवेज प्री फिक्सड वाइल द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ रैंडम। ये बिल्कुल सही बात है। डिपेंडेंट वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, और ये जो होता है वो रैंडम होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम फिक्स करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल नहीं की थी जिसमें हमने वाई हैड इक्वल टू ए जमा बी एक्स, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, फिर एक्स की जगह पे 600 रखा था, तो फिर वाई की एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी। तो इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम फिक्स कर सकते हैं, प्री फिक्स हो सकता है वो, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रैंडम होता है। ये सही बात लिखी हुई है। 8वां पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेज दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज शुड बी द लीस्ट पॉसिबल। ये सही लिखा हुआ है। ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर की प्रॉपर डेफिनेशन है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल, सम ऑफ ई आई स्क्वायर उसकी बात कर रहा है, सम ऑफ ई आई स्क्वायर, ई आई को हम रेजिडुअल्स बोलते हैं ना, रैंडम एरर, तो उसका स्क्वायर जो होता है वो लीस्ट होता है या मिनिमम होता है। ये बात है, ये हमने कई दफ़ा बात पढ़ ली है। 9वां पॉइंट है, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द एस्टिमेट्स ए एंड बी ऑफ द पैरामीटर अल्फा एंड बीटा। ये बिल्कुल सही बात है। प्रिंसिपल लीस्ट स्क्वायर जो है वो हम जो पैरामीटर्स अल्फ़ा और बीटा होते हैं उनके एस्टिमेट ए और बी फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सही लिखी हुई है बात। अगला पॉइंट है आपका ये 10वां, द कांस्टेंट बी एस्टिमेट द पैरामीटर बीटा रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। वो कहता है जो कांस्टेंट हम बी फाइंड करते हैं, जिसका एक फार्मूला भी है, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई बटा एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो वो जो बी वाला फार्मूला है वो हम पैरामीटर बीटा फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये बीटा जो होता है ये स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन होता है। ये बिल्कुल सही बात लिखी है। 11वां पॉइंट, द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ये बात गलत है। जो बी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज एंड ओरिजिन स्केल नहीं होता। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है, बीटा नहीं। यानी अगर आप ओरिजिन और स्केल चेंज कर देंगे तो बीटा पे फ़र्क पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, जबकि आर इंडिपेंडेंट होता है, आर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बी की जगह आर लिख दें तो ये बात सही है, वरना ये गलत है। 12वां पॉइंट है, द एस्टिमेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज़ यूज टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि वाई ऑन एक्स का मतलब है वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। इसमें वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो कहता है हम ये लाइन इसलिए यूज़ करते हैं कि हम वाई की कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। ये ठीक लिखा हुआ है। अगर इसी को हम एक्स ऑन वाई कह देंगे तो फिर ये मीन वैल्यू एस्टिमेट की जाएगी एक्स की फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ वाई। इसको लोड भी कर सकते हैं, तो ये सही लिखा हुआ है। अगला है जी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा क्वेश्चन, द कोरिलेशन एनालिसिस इज़ पॉसिबल व्हेन बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रैंडम। ये रैंडम आएगा यहाँ के, अगर वो दोनों रैंडम वेरिएबल होंगे तो ही हम उन दोनों के दरमियान कोरिलेशन फाइंड कर सकेंगे। एक्स और वाई कोई 2 वेरिएबल के नाम रखे हुए हैं। इफ़ द 2 वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन द कोरिलेशन इज़ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कोरिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है कि अगर आपके दोनों वेरिएबल्स एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, या एक्स भी कम हो रहा है और वाई भी कम हो रहा है, यानी उनकी डायरेक्शन बढ़ने या कम होने की अगर सेम है, दोनों एक सिमत में जा रहे हैं, तो उनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। यह पॉजिटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन भी है बाकायदा। इफ़ द 2 वेरिएबल मूव्स इन द
अपोजिट डायरेक्शन द कोरिलेशन इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव कोरिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है जो तीसरा पॉइंट है। वो कहता है अगर दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ क्या मुराद है कि अगर x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, अगर x कम हो रहा है तो फिर y बढ़ रहा है। तो अगर ये उलट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनके दरमियान जो कोरिलेशन है उसको नेगेटिव कहेंगे। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन भी है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जी, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ये इस बात के उलट है, ये जो दूसरे क्वेश्चन का 11वां पार्ट है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन स्केल। अभी मैंने आपको बताया कि बी जो होता है वो ओरिजिन और स्केल के चेंज होने पे फ़र्क पड़ता है, ये गलत लिखा हुआ है। तो ये बात ठीक लिखी हुई है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ये इसके और उसके उलट है, यानी आर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करने से, बी पे फ़र्क पड़ता है। 5वां पॉइंट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये बिल्कुल सही बात है, ये प्रॉपर्टी भी है, हमने पहले पढ़ी है कि दो बीटाज जो होते हैं अगर वाई ऑन एक्स लाइन का बीटा निकाला जाए बी तो बी वाई एक्स होगा, अगर एक्स ऑन वाई लाइन का निकाला जाए तो वो बी एक्स वाई होगा। इन दोनों बीज को जो रिग्रेशन लाइंस के होते हैं बीटाज, उन दोनों को ज़रब दे के अंडर रूल ले लें, ज्योमेट्रिक ले लें, ज्योमेट्रिक मीन ले लें, यानी कि तो वो आर होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर होता है, या प्रॉपर्टी भी है। आर इज इक्वल टू जीरो इंडिकेट्स दैट टू वेरिएबल्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है छठे पॉइंट का कि आर अगर ज़ीरो आ जाए इसका मतलब उनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है। तो अगर नल कोरिलेशन हो तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं कि उनका आपस में कोई तल्लक नहीं है, वो आपस में एक दूसरे से आज़ाद हैं। चौथा क्वेश्चन है जी, मार्क ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स निकालने हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेरिएबिलिटी बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोरिलेशन। बिल्कुल सही बात है, दो वेरिएबल्स के दरमियान कोवेरिएबिलिटी, उनके आपस में तल्लकदारी, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स कोरिलेशन कहलाता है, ये सही लिखा हुआ है। द सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ अ पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो, ये ठीक है। सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर होता है वो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो का एस्टिमेटर होता है, ये ठीक है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ नॉट द सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये गलत लिखा हुआ है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट आर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इन्होंने नॉट सिमेट्रिकल लिखा हुआ है जबकि ये सिमेट्रिकल होता है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज विद द चेंज इन ओरिजिन, ये गलत लिखा हुआ है। कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज विद चेंज इन ओरिजिन नहीं चेंज होता, आप बेशक ओरिजिन चेंज कर लें, स्केल चेंज कर लें, कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन ओरिजिन, ये ठीक लिखा हुआ है। अब ऊपर वाला नीचे वाला चौथा और पांचवा पॉइंट एक दूसरे को उलट लिखे हैं, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही लिखा हुआ है। छठा पॉइंट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिट, ये गलत लिखा हुआ है। ओरिजिन और स्केल ऑफ यूनिट मेजरमेंट का या इंडिपेंडेंट होता है, नॉट इंडिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, हम कई दफ़ा बात ये पढ़ चुके हैं। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ प्योर नंबर विद विच इज़ यूनिटलेस, ये ठीक लिखा हुआ है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो प्योर नंबर है जो कि यूनिटलेस होता है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ये बात ठीक लिखी हुई है। इसकी रेंज जो है -1 से +1 होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। अच्छा जी, अगला है 14वां पॉइंट, आर इज इक्वल टू 1 इंडिकेट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड स्लोप इज़ पॉजिटिव, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका एग्जैक्ट 1 है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपका आर 1 है इसका मतलब इनके दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है जो कि पॉजिटिव स्लोप को ज़ाहिर करता है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आर इज इक्वल टू -1 इंडिकेट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड स्लोप इज़ नेगेटिव, ये बिल्कुल सही बात है। ये भी कि अगर आर आपका -1 है इसका मतलब है इनके दरमियान परफेक्ट कोरिलेशन पाया जाता है और नेगेटिव का पाया जाता है और इसकी स्लोप भी नेगेटिव है, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। मार्क ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इनको फिर हमने ट्रू और फॉल्स कहना है। आर इज इक्वल टू 0 इंडिकेट्स दैट वन रिग्रेशन लाइन इज हॉरिजेंटल एंड द अदर रिग्रेशन लाइन इज वर्टिकल, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। प्रॉपर्टी भी है कि अगर आपका आर 0 आ जाए इसका मतलब है दोनों के दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऊपर भी पढ़ा है अभी हमने। तो लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप 0 आ जाए, दो से यहाँ क्या मुराद है, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, कोई भी वो एक्स एंड वाई तो नाम है ना, दो वेरिएबल से मुराद वेरिएबल है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये बिल्कुल ठीक बात है, हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। कौन से नंबर पे पढ़ के आए हैं जी, अभी देख लेते हैं।
ये 5वां पॉइंट है जो ऊपर, चौथा 5वां दूसरी लाइन वाला, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो ये भी हम ऊपर पढ़ के हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आर जो होता है दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का। ईच ऑफ द टू एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट्स एक्स बार एंड वाई बार। ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट कि लाइन जो रिग्रेशन होती है वो दो वेरिएबल्स के मीन्स एक्स बार और वाई बार में से गुजरती है। चौथा पॉइंट, वी कैन ऑलवेज एस्टिमेट द एक्स एंड वाई वैल्यूज़ फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ये गलत लिखा हुआ है। अगर हमारे पास लाइन वाई ऑन एक्स है तो फिर हम वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास लाइन एक्स ऑन वाई है तो फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ वाई। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू एक ही लाइन से नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो लाइनें दो दे देता फिर बात ठीक थी, लेकिन उसने लाइन एक दी है, वाई ऑन एक्स लाइन दी है। वो कहता है वी कैन ऑलवेज एस्टिमेट द एक्स एंड वाई वैल्यूज, यानी एक्स की भी और वाई की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। गलत है। हम वाई ऑन एक्स की लाइन की मदद से वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों की नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई यानी एक्स डिपेंड्स ऑन वाई इज -1/2 एंड ऑफ वाई ऑन एक्स इज 0.3। ये गलत है। क्यों गलत है भला? ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अगर एक लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो उस अगेंस्ट दूसरी लाइन का स्लोप जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट वो भी नेगेटिव होगा। ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकता, ये गलत है। नीचे पढ़ लेते हैं। छठे पॉइंट में उसने इसी बात को उलट करके लिखा है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई इज -1/2 एंड द वाई ऑन एक्स इज -0/3। ये ठीक है। यानी अगर एक का रिग्रेशन कोफिशिएंट माइनस है तो दूसरी लाइन का भी, अगर वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोफिशिएंट माइनस है तो एक्स ऑन वाई का भी माइनस ही होगा। तो ये बात ठीक लिखी हुई है। सातवां पॉइंट, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि अगर आपके पास एक्स ऑन वाई एक लाइन है और दूसरी लाइन वाई ऑन एक्स है, दोनों के साइन सेम है तो फिर कोरिलेशन का जो साइन होगा वो भी सेम होगा। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है कि जो एक्स ऑन वाई लाइन का साइन होगा वाई ऑन एक्स लाइन का साइन होगा, उन दोनों को ज़रब दे के अंडर रूट ले लें, ज्योमेट्रिक मीन ले लें तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बन जाता है और जो साइन उनका होगा वही आर का होगा। ये हम पीछे प्रॉपर्टी में पढ़ गए हैं। ठीक है, ये बात सही लिखी हुई है। आठवां पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई इज़ -1.2 एंड वाई ऑन एक्स इज़ -1.03, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ 0.06। ये गलत लिखा हुआ है। क्यों भला गलत लिखा हुआ है? अभी मैंने आपको बात समझाई है कि अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो साइन होगा वही कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का साइन होगा। चूँकि कोरिलेशन कोफिशिएंट आर जो है दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन जो साइन उनका होगा वो साइन इसके साथ हमने लगाना है। यानी चूँकि एक्स ऑन वाई लाइन का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट -1.2 है, वाई ऑन एक्स लाइन का -0.3 है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों को ज़रब दे के आया और अंडर रूट ले लिया, लेकिन उसका साइन भी माइनस लाजमी आएगा क्योंकि दोनों का पीछे माइनस माइनस साइन है, तो माइनस साइन साथ आना था, इसलिए ये गलत है। द रिग्रेशन, अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं 9वां, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। ये गलत है। साइन उनके इक्वल होंगे लेकिन उनकी अमाउंट इक्वल नहीं होगी। यहाँ ये साइन की बात नहीं कर रहा कि अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस होगा, ये बात सही है। अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा भी पॉजिटिव होगा। अब एक्स ऑन वाई लाइन का नेगेटिव है तो वाई ऑन एक्स का भी नेगेटिव होगा। अगर एक्स ऑन वाई का पॉजिटिव है तो वाई ऑन एक्स का भी पॉजिटिव होगा। लेकिन ये कतन ज़रूरी नहीं है कि दोनों के जो अमाउंट है वो सेम हो, कि अगर एक्स ऑन वाई लाइन का 0.3 निकला है रिग्रेशन कोफिशिएंट तो वाई ऑन एक्स का भी 0.3 निकलेगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो चलें जी, ये एक्सरसाइज हमने अब कर ली है सारी, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।